हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल PhysioSaurus। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो को हम लोगों ने फिनिश किया था सिम्टम्स पे, तो अभी हम लोग इसको रिज्यूम कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडिकल फेज़ के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले डील करेंगे एक्यूट मेडिकल मैनेजमेंट, और उसी में हम लोग बात करेंगे एक्यूट वाले फेज़ में ही फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ही रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि रिड्यूस्ड वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, और या फिर उसके साथ साथ एटलेक्टेसिस और निमोनिया इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपका प्रेशर सोर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रेशर सोर का एक तरह से कारण आप कह लीजिए? तो पहला है इम्पेयर्ड सेंसरी फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन का इम्पेयरमेंट की वजह से प्रेशर सोर देखने को मिलेगा, या फिर पेशेंट जो होता है वो पोजीशन जो अपना चेंज नहीं कर पाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि लेटा हुआ है, तो काफ़ी समय तक अगर लेटा हुआ है और वो जो लाइंग वाला जो पोजीशन है उसको वो चेंज नहीं कर रहा है टाइम टू टाइम, तो क्या होगा? प्रेशर सोर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर है इनएबिलिटी टू चेंज पोजीशन। तीसरा है लॉस ऑफ वेजो कंट्रोल, वेजो मोटर कंट्रोल। अब हाथ पांव काम नहीं करेगा, मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम तो होगी वो पोजीशन चेंज करने में। फिर वही बात हो गया कि पोजीशन तो चेंज वो कर नहीं पाएगा। फिर आता है स्किन मैसरेशन ड्यू टू मॉइस्चर एक्सपोजर। ओके, फिर आता है ट्रॉमा, एंड देन कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे कि लो सीरम प्रोटीन एंड अनीमिया वगैरह का चांसेस वगैरह जो है। फिर आता है पुअर जनरल स्किन कंडीशंस। अब मान लीजिए स्किन का कंडीशन पहले से ही ख़राब है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर आता है आपका इन्फेक्शन। अब क्या है कि प्रेशर सोर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर। क्यों बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर डेवलप होता है? क्योंकि बोनी प्रोमिनेंस पे ही वजन पड़ता है। जब आपका प्रेशर पड़ता है तो बोनी प्रोमिनेंस जो होता है उस पर ज़्यादा पड़ेगा, तो ज़्यादा पड़ने के कारण प्रेशर सोर जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि कॉमन साइट कौन कौन सा है, तो कॉमन साइट आपका ये है सैक्रम, स्चियम, स्कैपुला, एंटीरियर इलियक स्पाइन, नीज एंड मेलियोलाई, हील, ट्रोकैंटर, एल्बो, ये सारी चीज़ें आपके कॉमन साइट्स हैं। यहाँ पे आपको प्रेशर सोर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपका डीवीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाउ व्हेन थ्रोम्बस डेवलप्स इन एनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वहाँ पे आपका सिम्टम्स क्या होगा? लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगा, एरिदमा होगा, हीट वहाँ पे होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। एंड इट मोस्टली अकर्स विद इन द फर्स्ट 2 months आफ्टर इंजरी। मतलब कि जब आपका इंजरी हुआ है उसके 2 महीने तक ये डेवलप होने का चांसेस इसमें होता है। इसमें अगर मैं थेरेपीज़ वगैरह की बात करूँ तो इसमें चलता है आपका प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोगुलेंट ड्रग थेरेपी। साथ ही साथ वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इससे भी अवॉइड किया जाता है पेशेंट को, ये एडवाइस किया जाता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोजीशनिंग ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी टू रिमूव वीनस रिटर्न। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का पोजीशनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस रिटर्न को अगर इम्प्रूव करना है तो ये सारी चीज़ें होंगी। जो चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी यहाँ तीसरा नहीं चौथा होगा और ये 5वां है। तो जो चौथा है वो है आपका कॉन्ट्रैक्चर। नाउ इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ मसल फंक्शनिंग। मसल का फंक्शनिंग अगर नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर हो रहा है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने का चांसेस होता है। तो इसमें क्या है? रेंज ऑफ मोशन काफ़ी हेल्पफुल है इसमें, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, और साथ ही साथ बेटर पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। 5वां आता है हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन। सो व्हाट इज़ हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन? So it is the osteogenesis in the soft tissues below the level of lesion. Osteogenesis in soft tissues कहने का ये मतलब हुआ कि सॉफ्ट टिश्यू में बोन का फॉर्मेशन होने लगता है। So which means extra level of bone formation in the soft tissues.
बिलो द लेवल ऑफ लीजन, जहाँ पे लीजन हुआ है उसके बिलो वाले लेवल्स में। अब सॉफ्ट टिश्यूज़ में कौन कौन से सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाएंगे, तो इसमें होता है आपका टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द मसल्स एक्चुअली टू बी अप्रोप्रिएट। फिर आता है एपोन्यूरोटिक टिश्यू या फिर पेरीफेरी ऑफ द मसल्स। इट इज़ वेरी कॉमन इन हिप एंड नी, मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होगा आपका, हिप और नी में सबसे ज़्यादा कॉमन होगा। इसका अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो सिम्टम्स इसका होता है स्वेलिंग, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, एरिदमा, वार्मथ नियर द जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके अर्ली सिम्टम्स में आती हैं। साथ ही साथ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल्स, मतलब सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट का जो लेवल होगा वो एलिवेटेड होगा यानी कि बढ़ा हुआ होगा। लेकिन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स आपको अर्ली स्टेजेस में देखने को नहीं मिलेंगे, बट अर्ली स्टेजेस को अगर हम लोग हटा दें तो आगे चल करके क्रॉनिक स्टेजेस में आपको एक पॉजिटिव रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सरे में या फिर एमआरआई में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसका हार्डनिंग हो रहा है, यानी कि वहाँ पे बेसिकली एक एक्स्ट्रा आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका, फार्मा का ट्रीटमेंट है आपका, डाइफॉस्फेट्स वगैरह चलता है। क्यों चलेगा डाइफॉस्फेट्स, क्योंकि आपका सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल तो ऑलरेडी एलिवेटेड है तो उसको वो घटाएगा, और साथ ही साथ इसमें फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट वगैरह जो है वो चलता है। अब ये मैनेजमेंट क्या है उसको तो हम लोग डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे, अभी तो हम लोग फिलहाल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पाँचवा नहीं एक्चुअली छठा जो है आपका वो आता है आपका पेन। अब पेन में भी बहुत सारा टाइप आ गया। पहला है ट्रॉमेटिक पेन। क्या होता है ट्रॉमेटिक पेन, नाउ इट इज़ ड्यू टू द फ्रैक्चर, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज या फिर मसल स्पाज्म, यानी कि किसी भी तरह का ट्रॉमा अगर है तो उसके कारण अगर कोई पेन हो रहा है तो वो कहलाता है आपका ट्रॉमेटिक पेन। जनरली द एक्यूट ट्रॉमेटिक पेन गोज अवे विद इन 1 to 3 months, यानी कि खुद ये 1 से 3 मंथ के बीच में ये खुद ही चला जाता है। इसमें अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो इमोबिलाइजेशन है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है, और फिजियोथेरेपिक मोडालिटी में आपका जो एक मोडालिटी है जिसका नाम आता है आपका टेंस, ठीक है, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी करंट का आपका मोडालिटी है। फिर आता है नर्व रूट पेन। नर्व रूट पेन हमेशा आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको शो करेगा, जैसे कि जो आपका टिंगलिंग सेंसेशन एक तरह का हो गया, या फिर आपको इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन, पेशेंट बोलता है कि झंझनाता है हाथ या पाँव, इस तरह का पेन हो गया। शार्प शूटिंग, बर्निंग या फिर स्टैबिंग पेन का कंप्लेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आपको हाइपोस्थेशिया भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी अलग चीज़ें होंगी। नर्व रूट पेन मतलब कि इट इज़ ड्यू टू द कंप्रेशन और डैमेज ऑफ नर्व रूट, ऑलराइट। इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द कॉडा इक्विना सिंड्रोम। कॉडा इक्विना सिंड्रोम में क्या हो रहा था, हम लोगों ने कॉडा इक्विना सिंड्रोम को पिछले वीडियो में जाना था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग जाने थे कि कॉडा इक्विना में क्या होता है, जो नर्व जो होता है कॉडा इक्विना के पास वो कंप्रेस होता है। इसमें आपको 3 तरह का ट्रीटमेंट चलता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट तो इसमें मस्ट ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसेस्थीशियस, विच इज़ पेनफुल सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ लीजन, यानी कि जहाँ पे लीजन हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुआ है उसके नीचे वाले रीजन में आपको पेनफुल सेंसेशन होता है। क्यूटेनियस सेंसेशन इज डिस्टर्ब्ड, ओके, इट इज़ डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डैमेज इन द डर्माटोम डिस्ट्रीब्यूशन। तो डर्माटोम और मायोटोम क्या है, तो डर्मा का मतलब ही स्किन होता है और मायो का मतलब होता है मसल। तो क्या है कि जो नर्व आपके क्यूटेनियस सप्लाईज देते हैं उसको हम लोग कह देते हैं डर्माटोम, और जो नर्व आपको मसल्स का जो सप्लाई स्पेसिफिकली जो दे रहा है, अब कई सारे ऐसे नर्व होते हैं जो क्यूटेनियस सप्लाई भी देता है और मसल सप्लाई भी देता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो डर्माटोम में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा नर्व का जो रूट है वो क्यूटेनियस सप्लाई दे रहा है, और मायोटोम में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा नर्व रूट जो है वो आपको मसल्स को सप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या है कि डर्माटोम का जो होगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि डर्माटोम क्या होगा उसका डैमेज हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो क्यूटेनियस सेंसेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ पेन इज डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग,
नंबनेस, शार्प शूटिंग पेन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन। पेन किस तरह का होगा? बर्निंग पेन होगा, नंबनेस होगा वहाँ पे, शार्प शूटिंग पेन होगा या फिर टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। समटाइम्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स abnormal proprioceptive sensation। ओके, तो ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसेस्थीसियस के बारे में। अब जो इसमें नेक्स्ट तरह का पेन है वो है आपका मस्क्यूलोक्यूटेनियस पेन। नाउ मस्क्यूलोक्यूटेनियस पेन अकर्स अबव द लीजन, पहला पॉइंट हुआ, एंड इट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स शोल्डर जॉइंट। अब इसका कारण क्या है, शोल्डर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है? तो कारण है इसका कि शोल्डर जॉइंट में कई तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या है? तो पैथोलॉजिकल चेंजेस का कारण है आपका फॉल्टी पोजीशन यानी कि एबनॉर्मल पोस्चर, इनएडिक्वेट रेंज ऑफ मोशन यानी कि रेंज ऑफ मोशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जॉइंट कैप्सूल का टाइटनिंग हो जा रहा है, साथ ही साथ जॉइंट कैप्सूल का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उसका भी टाइटनिंग हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। तो अब क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी में इम्बैलेंस हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह का बोन मेकिंग सेल है और ऑस्टियोक्लास्ट एक तरह का डिस्ट्रक्टिव सेल है। ओके, तो जो बोन को बनाता है वैसे सेल को हम लोग कह देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और जो बोन को डिस्ट्रक्ट करता है यानी कि उसको डैमेज करता है उसको हम लोग कह देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब इन दोनों का एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तभी जाकर के एक नॉर्मल हेल्दी बोन आपका फंक्शन कर पाता है। जैसे कि आप डेली टू डेली लाइफ में कोई भी काम अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर जितना आपका स्टैमिना है अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर आप करते हैं तो बोन में क्या है कि माइक्रो फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, अब माइक्रो फ्रैक्चर होगा तो वो हील भी तो होगा, तो माइक्रो फ्रैक्चर होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल के वजह से। ओके, और जो आपका हील हो रहा है वापस से जो आपका डेवलप हो रहा है वो बेसिकली होता है ऑस्टियोब्लास्ट के कारण। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स से कि अगर ऑस्टियोब्लास्ट सेल अगर आपके बॉडी में हो ही ना, सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट हो, तो क्या होगा, बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा, टूटने का चांसेस उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो सेम इसी तरह से भी अगर ऑपोजिट का अगर कर दें हम लोग, तो भी आपको अगर बोन का ही अगर ज़्यादा बोनी अगर फॉर्मेशन होने लगे तो आपको क्या होगा, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में क्या हो जाता है कि वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी कुछ ना कुछ चेंज कर देता है बिलो द लेवल ऑफ लीजन, जिसके कारण मोस्टली इन द फर्स्ट 6 मंथ देर इज इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, जिसके कारण फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका अगर हम लोग मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है, विगरस एक्टिविटी करने को मना करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। अब चूंकि मैंने ऑस्टियोपोरोसिस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने डिटेल में बात किया है सारे के सारे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को किस तरह से करना है, क्या करवाना है, सारी चीज़ें, तो आप लोग एक बार जा करके चेकआउट कीजिए। ये मेरा पीटी ऑर्थो वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट फेज़ के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, और वो भी एक्यूट फेज़ में। तो सबसे पहला आता है इमरजेंसी केयर। इसमें हम लोग किसी भी तरह का एक्टिव या फिर पैसिव मूवमेंट स्पाइन का उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, पेशेंट को भी से भी ये सारे मूवमेंट्स को अवॉइड किया जाता है। एंड मूवमेंट ऑफ स्पाइन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय स्ट्रैपिंग द पेशेंट टू स्पाइनल बैकबोर्ड और यूज ऑफ सर्वाइकल कॉलर टू प्रिवेंट फर्दर न्यूरोलॉजिकल डैमेज। स्पाइनल बैकबोर्ड क्या होता है ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। जो मेरे व्यूवर्स WWE के फ़ैन हैं उन लोगों को तो ये कॉमन सी बात लगती होगी, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे जब भी WWE का शो जो आता है तो किन्हीं को भी चोट लगता है तो ऐसा ही कुछ उसको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो रोमन रेंस हो गया या फिर वो ट्रिपल एच हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से उसको बस में लेकर के जाया जाता है
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसलिए किया जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो स्पाइन में। तो अगर मूवमेंट को अगर हम लोग रोक सकेंगे तो जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का चांसेस होगा वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट के कारण हो सकता है कि और ज़्यादा डैमेज हो जाए वहाँ के आसपास के स्ट्रक्चर्स। साथ ही साथ देयर इज़ हाई डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन। यहाँ पे मिथाइल प्रेडनिसोलोन को का हाई डोज बेसिकली पेशेंट को दिया जाता है विद इन 3 to 8 आवर्स ऑफ इंजरी फॉर 24 to 48 आवर्स, जिसके कारण मोटर और फंक्शनल रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाइटल साइंस, कार्डियक, हीमोडायनेमिक और रेस्पिरेटरी स्टेटस, ये सारी चीज़ें को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। स्पाइनल फ्रैक्चर अगर हुआ है तो उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको फिक्स किया जाता है, वर्टिब्रा का अलाइनमेंट को रीस्टोर किया जाता है, और देर इज़ अर्ली इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड साइट, यानी कि फ्रैक्चर्ड साइट को जितना जल्दी से जल्दी इमोबिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन। क्लोज्ड रिडक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग ट्रैक्शन डिवाइसेस इन सर्वाइकल सबलक्सेशन और फ्रैक्चर्ड डिसलोकेशन। तो क्लोज्ड रिडक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं यूजिंग ट्रैक्शन डिवाइसेस, किस केस में? सर्वाइकल सबलक्सेशन के केस में और फ्रैक्चर डिसलोकेशन के केस में। क्लोज्ड रिडक्शन करने का क्या मतलब हुआ? तो क्लोज्ड रिडक्शन करने का ये मतलब हुआ कि हम लोग बिना स्किन को कट किए हुए फ्रैक्चर्ड पार्ट को या डिसलोकेटेड पार्ट को या सबलग्ड पार्ट को हम लोग इंटरनली अलाइन करते हैं बिना वहाँ के स्किन को कट किए हुए, उसको हम लोग कह देते हैं क्लोज्ड रिडक्शन। दूसरा पॉइंट है इमोबिलाइजेशन बाय पोजिशनिंग इन रेगुलर या फिर रोटेटिंग बेड इन थॉरेसिक या फिर लंबर इंजरी। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 केस देखा, कौन कौन सा? 2 केस देखा। पहला केस तो था कि अगर सर्वाइकल सबलक्सेशन है या फिर फ्रैक्चर्ड डिसलोकेशन है तो उसमें हम लोग करते हैं क्लोज्ड रिडक्शन यूजिंग ट्रैक्शन डिवाइसेस। दूसरा केस है कि अगर थॉरेसिक या फिर लंबर इंजरी हुआ, वहाँ पे हम लोग कैसे फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करते हैं? वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं हम लोग बाय पोजिशनिंग इन द रेगुलर या फिर रोटेटिंग बेड। ठीक है, तो केस नंबर 1 और 2 ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इमोबिलाइजेशन। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सर्वाइकल ऑर्थोसिस, जैसे कि हेलो डिवाइस, मिनेर्वा, स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SOMI भी बोलते हैं। फिर आता है आपका ढेर सारे कॉलर्स, जैसे कि फिलाडेल्फिया कॉलर, मायामी जे कॉलर, एस्पेन कॉलर या फिर फोम सॉफ्ट कॉलर। और जो तीसरा डिवाइस है वो है आपका थोरैको लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। तो ये था आपका फ्रैक्चर, इमोबिलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक्यूट फेज में ही आपका जो फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा। असेसमेंट में जो हम लोग डाटा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अब असेसमेंट में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था कि असेसमेंट फॉर्मेट क्या होता है न्यूरो का। बट यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बेसिस पे भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम। रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम में हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसमें हम लोग लिखेंगे रेस्पिरेटरी रेट के बारे में, जो आपका रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका मसल का स्ट्रेंथ के बारे में कि मसल का स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं आपके? एक तो हो गए डायफ्राम ही है। तो डायफ्राम में अगर मसल स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से करेगा और रिलैक्स भी अच्छे से करेगा। इसका मतलब है कि पेशेंट का जो टाइडल वॉल्यूम है वो नॉर्मल होगा और चेस्ट का जो एक्सपेंशन होगा वो भी नॉर्मल होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट आता है चेस्ट एक्सपेंशन। अब नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन कितना होता है? 2.5 से 3 इंचेस तक होता है। और चेस्ट एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं? सो इट इज़ द मेजरमेंट बिटवीन मैक्सिमम एक्सहेलेशन एंड मैक्सिमम इनहेलेशन। इन दोनों के बीच के डिफरेंस का मेजरमेंट है ये। साथ ही साथ इसमें और भी कौन कौन से डाटा आएंगे? तो आता है इसमें ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें कि हम लोग ये भी लिखते हैं कि किसी भी तरह का एसेसरी मसल्स का तो यूज़ नहीं है।
एसेसरी मसल्स जैसे कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हो गया, और जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। कफिंग पेशेंट अपने से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पाएगा तो सिक्रीशन को रिमूव करने में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होगा। अब क्या है कि कफिंग का भी क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन है फंक्शनल, जिसमें कि कफिंग जो पेशेंट कर रहा है वो इतना स्ट्रांग है कि वो सिक्रीशन को अपने आप क्लियर कर पा रहा है, एक्सपेल आउट कर पा रहा है, बाहर निकाल पा रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वीक फंक्शनल। वीक फंक्शनल में क्या है कि सिक्रीशन जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो बाहर जा रहा है, या फिर असिस्टेंस का वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है सिक्रीशन को क्लियर करने में। सो एडिक्वेट फोर्स टू क्लियर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन इन स्मॉल क्वांटिटी और असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द सिक्रीशन। बट तीसरा आता है आपका नॉन फंक्शनल, जिसमें तो अनेबल टू प्रोड्यूस कफ फोर्स है, यानी कि वो कफिंग कर ही नहीं पा रहा है, तो वो सिक्रीशन कहाँ से होगा। फिर जो नेक्स्ट जो आपका डाटा होगा वो होगा वाइटल कैपेसिटी, जिसमें कि हम लोग ये भी नोट करेंगे कि स्पायरोमेट्री का यूज़ वो कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे डाटा थे आपके। एक बार अगर हम लोग शुरू से देखें, पहला था हम लोगों का रेस्पिरेटरी रेट, दूसरा था मसल स्ट्रेंथ, तीसरा था चेस्ट एक्सपेंशन, चौथा था ब्रीदिंग पैटर्न, पांचवा है कफिंग, और जो छठा है वो है आपका वाइटल कैपेसिटी। फिर आ जाता है आपका इंटेगुमेंटरी या फिर स्किन का एग्जामिनेशन। तो दो तरीके से एग्जामिनेशन होता है, एक तो होता है विजुअल और एक होता है पैल्पेशन, यानी कि छू करके, स्पेशली ओवर द एरियाज विच इज़ मोर प्रोन टू प्रेशर शोर। ओके, तो वैसे एरियाज में जहाँ पे प्रेशर शोर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है इसका। स्किन रिएक्शंस टू एक्सेस प्रेशर इंक्लूड्स रेडनेस, लोकल वार्मथ, लोकल इडिमा, स्मॉल ओपन या फिर क्रैक्ड स्किन एरियाज। ओके, तो स्किन का क्या क्या रिएक्शन होगा ये तो इस लाइन से पता चल रहा है, यानी कि एक्सेस प्रेशर अगर स्किन पे पड़ेगा तो क्या क्या रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड को अगर आप एक थप्पड़ मारते हैं तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि फ्रेंड जो है वो हंस दे उस समय। ये भी देखने को मिल सकता है कि फ्रेंड आपको उल्टा करके एक थप्पड़ मार दे, या ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ बोले ही ना, चुपचाप अपने काम को चला जाए। ठीक है, तो कई तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, सेम यही इसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इफ़ पेशेंट इज वेयरिंग अ हैलो वेस्ट और अदर ऑर्थोटिक डिवाइस, ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन स्किन आर इंस्पेक्टेड। अब क्या है कि पेशेंट ने अगर हैलो वेस्ट पहन रखा है या फिर किसी भी तरह का ऑर्थोटिक डिवाइस पहन रखा है, तो ऑर्थोटिक डिवाइस जो है वो जिस जिस जगह पे स्किन के कांटेक्ट में है, खास करके उस एरिया को इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आ जाता है सेंसेशन एग्ज़ाम। सेंसेशन में सुपरफिशियल आ गया, डीप आ गया, फिर पिन प्रिक और लाइट टच रिस्पॉन्सेज या फिर प्रोप्रायोसेप्टिव रिस्पॉन्सेज, ये सारे सेंसेशंस का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका टोन एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स। इन दोनों का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। टोन को तो हम लोग एग्जामिन करते हैं एमएमटी के थ्रू। एमएमटी एक तरह का आपके लिए ब्रह्मास्त्र है अगर आपको मसल टोन एग्जामिन करना है तो। अब क्या है कि लेवल ऑफ लीजन भी डिपेंड करता है कि किस मसल का टोन आपका गड़बड़ाएगा। जैसे कि C5 का अगर लीजन हुआ है तो बाइसेप्स मसल्स का चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें टोन आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर C6 हुआ है तो हम लोग चेक करते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। C7 का हुआ है तो ट्राइसेप्स, L3 का हुआ है तो क्वाड्रिसेप्स, S1 का हुआ है तो गैस्ट्रोसिनेमस। तो यूजुअली ये देखा गया है कि C5 में बाइसेप्स इन्वॉल्व होता है। अब ऐसा नहीं है कि C5 हुआ है तो सिर्फ बाइसेप्स का ही चेक करेंगे, नहीं, डेल्टॉइड का भी चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह का आपको डेटा, आपको एक तरह का अंदाज़ा लगाने के लिए है कि अगर C5 हुआ है तो देयर इज़ मोस्ट लाइकली कि बाइसेप्स मसल का टोन जो होगा वो गड़बड़ाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग डीप टेंडन रिफ्लेक्स का एग्जामिन करते हैं। इसमें हम लोग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन का भी एग्जामिन करते हैं, लेकिन उसको एक्सट्रीम कॉशन के साथ किया जाता है, क्योंकि कहीं कुछ जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा एक्सेस अगर हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले लिखा था ना इमरजेंसी केयर में कि किसी भी तरह का मूवमेंट से बचेंगे, चाहे वो एक्टिवली हो चाहे वो पैसिवली हो।
तो हम लोग तभी करते हैं जब देखते हैं कि सिचुएशन जो पेशेंट का जो केस है वो ठीक हो रहा है। वैसे नहीं है कि पेशेंट आ गया, आप सीधा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक करने लगे, पता चला कॉम्प्लिकेट हो गया मामला। तो देयर शुड बी एक्सट्रीम कॉशन वाइल चेकिंग द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। फिर दूसरा आता है, मतलब पांचवा पॉइंट जो आता है वो है आपका फंक्शनल स्टेटस, जिसमें कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर हम लोग चेक करते हैं, FIM बोलते हैं इसको। ये एक तरह का स्केल है, तो इसको मैंने डिस्कस किया था आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात किया था फंक्शनल स्टेटस को। फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजरमेंट जो है आपका, इसमें क्या क्या ग्रेड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। तो ये तो था आपका फिजियोथेरेपी असेसमेंट या एग्जामिनेशन इन एक्यूट फेज। अब एक्यूट फेज में ही आपका फिजियोथेरेपी का इंटरवेंशन क्या होगा उसको भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ, प्रिवेंशन ऑफ चेस्ट टाइटनेस एंड टू इंड्यूस प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न्स। अब क्या है कि सर्वाइकल इंजरी अगर C5 पे या C5 से ऊपर अगर हो रहा है तो वैसे केसेस में वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, PT इंटरवेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला हमारा एम था रेस्पिरेटरी केयर को इम्प्रूव करना, उसमें क्या हम लोग PT इंटरवेंशन करेंगे। तो सबसे पहला है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आ गया आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। दूसरा है ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। तीसरा है एयर शिफ्ट मैन्यूवर, जिसमें पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप जितना इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल कीजिए, फिर ब्रीदिंग को स्टॉप करना है और उसका बोलना है कि डायफ्राम को आप रिलैक्स कीजिए। अब डायफ्राम को जैसे ही वो रिलैक्स करेगा तो पेशेंट जो एयर है वो आपका लोअर थोरैक्स से अपर थोरैक्स की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके कारण जो आपका चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो आपका इम्प्रूव होता है। चौथा आता है रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग। इसमें कई तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें। तो उसमें बेसिकली एयर को एक्सपायर करना पड़ता है, जिससे कि आपका जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका स्ट्रेंथनिंग होता है। फिर आता है आपका कफिंग। ये पेशेंट सेल्फ भी करता है और अगर मान लीजिए सेल्फ नहीं कर पा रहा है तो मैनुअली असिस्टेड भी कफिंग होता है। ओके, जिसके कारण सिक्रीशंस को रिमूव करते हैं हम लोग। छठा है एब्डोमिनल बाइंडर, जिसमें एक बेल्ट नुमा होता है जो कि पेशेंट के एब्डोमेन में वो बांध दिया जाता है। वो क्या करता है, वो कंप्रेस करता है एब्डोमिनल कंटेंट को, जिसके कारण जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो डायफ्राम है वो एलिवेट कर जाता है, अपने जगह से उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ब्रीदिंग का एक जो पोजीशन है उसको और ये फैसिलिटेट करता है, जिससे कि ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव होता है। किस केस में यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं हाई थोरेसिक या फिर सर्वाइकल लीजन के केस में। क्या करता है ये, तो इट इम्प्रूव्स दी रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कफ एबिलिटी। ओके, सो एब्डोमिनल बाइंडर is used to improve respiratory function and cough ability in patient with high thoracic and cervical lesion। और ये काम कैसे करता है, तो it compresses the abdominal content to increase the intra-abdominal pressure and elevate the diaphragm into more optimal position for breathing। ओके, फिर आता है नेक्स्ट जो PT इंटरवेंशन है हमारा, वो आता है मैनुअल स्ट्रेचिंग, जहाँ पे हम लोग चेस्ट वॉल के मसल्स का मैनुअली स्ट्रेच करते हैं सुपाइन पोजीशन में। ओके, फिर आता है इंटेगुमेंटरी केयर या स्किन केयर। अब यहाँ पे प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है। ओके, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि स्किन जो है उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो, प्रेशर सोर जो है वो ना डेवलप हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपका पोजीशनिंग का। अब ये जो पोजीशनिंग जो होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इंजरी क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल में लिख रखा है इन C5 लेवल इंजरी। अब मान लीजिए C5 में इंजरी हो रहा है, तो उस केस में जो शोल्डर जो है वो एडक्टेड पोजीशन में चला जाता है और जो एल्बोज है वो फ्लेक्शन वाले पोजीशन में चला जाता है। तो इस केस में पेशेंट का जो पोजिशनिंग करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, तो पेशेंट का जो शोल्डर्स को है हम लोग उसको पोजीशन करेंगे हम लोग एबडक्शन वाले पोजीशन में, बिल्कुल ऑपोजिट में, और एल्बोज को हम लोग एक्सटेंडेड वाले पोजीशन में रखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि पोजीशनिंग जो होता है वो लेवल ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। साथ ही साथ प्रेशर रिलीव भी हम लोग करते हैं, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस भी आता है या फिर मैनुअली भी करते हैं।
साथ ही साथ स्किन का इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व करते हैं या पाल्पेट करते हैं, ठीक है। आपका रेगुलर बेसिस पे स्किन का इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें देर इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल बेड्स मैट्रेसेस इन दी प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। ओके, इसमें कुछ समझाने लायक बात नहीं था। यूज़ ऑफ व्हील चेयर विद प्रॉपर सिटिंग सिस्टम, ऑलराइट, जिसमें कि हमारा जो पेल्विस है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो, साथ ही साथ वो स्लाइटली एंटीरियर की तरफ टिल्टेड हो, ओके, और वो सिमेट्रिकल हो, मतलब कि दोनों तरफ से हो, यानी कि लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो हो वो इवनली हो किसके साथ, राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साथ। व्हील चेयर का जो कुशन का जो टाइप है वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि जो पोजीशनिंग में आपको पेशेंट को असिस्ट करे वो, और जो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो, ऑल ओवर दी बॉडी का एरिया हो, ओके। साथ ही साथ प्रेशर रिलीविंग मैन्यूवर भी परफॉर्म किया जाता है एवरी 15 मिनट्स, दो मिनट के लिए एटलीस्ट, तभी जाकर के वो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहता है, विद या विदाउट असिस्टेंस, ओके। यानी कि उसमें पेशेंट को हेल्प चाहिए भी हो सकता है या फिर नहीं भी चाहिए हो सकता है। अब क्या करते हैं प्रेशर रिलीविंग मैन्यूवर में, क्या करते हैं, तो मान लीजिए पेशेंट बहुत देर से बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि थोड़ी देर चेयर पे ही आप उठ जाओ, या फिर बैठे हुए हो और अगर आप उठ सकते हो, एक्चुअल मायने में खड़े हो सकते हैं अपने पाँव पे, तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, या फिर अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो एक साइड की तरफ लीन कर जाइए, या तो लेफ्ट या तो राइट, या फिर आगे की तरफ लीन कर जाइए। बस आगे की तरफ अगर लीन करवाते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि पेशेंट का जो एंगल हो वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो। जो तीसरा इंटरवेंशन है वो है आपका अर्ली स्ट्रेंथनिंग एंड रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन रेंज ऑफ मोशन तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे ये भी चीज़ आपको जानना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे कि रेंज ऑफ मोशन तो हम लोग परफॉर्म करवाएंगे ही, बट मोशन ऑफ ट्रंक एंड सम मोशंस ऑफ हिप आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी। जैसे कि मान लीजिए अगर लंबर स्पाइन में अगर इंजुरी हुआ है तो SLR 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं करवाते हैं और हिप फ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं करवाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ शोल्डर फ्लेक्शन एंड एबडक्शन बियॉन्ड 90 डिग्रीज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अंटिल ऑर्थोपेडिक क्लियरेंस। ऑर्थोपेडिक क्लियरेंस का क्या मतलब हुआ, जब तक स्पाइन पूरी तरह से हील नहीं कर जाता है और स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन और एबडक्शन को 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, ये तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट ये है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन सारे जॉइंट्स में रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि कई बार अगर टाइटनेस होता है ना तो वो मसल के फंक्शन को इन्हांस करता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप, तो नहीं, ये सही चीज़ भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन टेट्राप्लीजिया के केस में अगर मान लीजिए लोअर ट्रंक के मसल्स में टाइटनेस है, इफ देयर इज टाइटनेस ऑफ द लोअर ट्रंक मसल्स, तो डैट विल इंप्रूव द सिटिंग पोस्चर बाय इंक्रीजिंग द ट्रंक स्टेबिलिटी। तो ट्रंक का जो स्टेबिलिटी होगा वो इंप्रूव्ड होगा, ओके। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए फिंगर के लॉन्ग फ्लेक्सर्स में अगर टाइटनेस है तो उसके कारण जो टीनोडेसिस ग्रास्प है वो भी आपका इंप्रूव्ड होगा। तो इस कारण ये आपका दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहा है कि टाइटनेस होना खराब चीज़ भी नहीं है, ओके, बट डिपेंड करता है कि किस जगह पे टाइटनेस है और केस क्या है, ओके। तो क्या है कि कई बार समटाइम्स फुल रेंज ऑफ मोशन इन ऑल जॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सम जॉइंट्स benefits from allowing tightness to develop in certain muscles to enhance the function, okay? अब हम लोग बात कर लेते हैं ये टीनोडेसिस क्या है। एक नया नाम आ गया, टीनोडेसिस ग्रास्प। यहाँ पे मैंने डायग्राम ये ऐड कर रखा है। इस तरह के ग्रास्प को हम लोग कहते हैं टीनोडेसिस ग्रास्प। तो जब भी हम लोग कोई गिलास पकड़ते हैं या कोई एक रॉड पकड़ते हैं या कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो ये जो ग्रास्प वाला जो वो मूवमेंट है उसको हम लोग कह देते हैं, इस तरह से जब पकड़ते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं टीनोडेसिस ग्रास्प, ओके। चलिए, यहाँ पर रिस्ट क्या है आपका एक्सटेंशन में जा रहा है, ओके, और जो फिंगर है वो फ्लेक्शन में जा रहा है। तो टीनोडेसिस ग्रास्प में बेसिकली यही होता है। आगे बढ़ते,
हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग इज रिक्वायर्ड टू अचीव द SLR ऑफ 100 डिग्रीज। ओके, तो हैमस्ट्रिंग का मसल्स इसमें बहुत रिक्वायर्ड होता है जब अगर हमको SLR 100 डिग्रीज तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग लिखा है, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिसेप नहीं लिखा। ओके, या फिर मैंने ऐसा नहीं लिखा कि स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर लिम्ब। तो यहाँ पे सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग किया जा रहा है, किसी एक खास मसल का स्ट्रेचिंग किया जा रहा है। ओके, तो जब हम लोग एक करते हैं ना, एक पूरे ग्रुप का बात नहीं करते हैं, एक सेलेक्टिव मसल्स का बात करते हैं, तो जब उस तरह से अगर हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग। ओके, अब क्या है, पोजीशन ऑफ रिस्ट, हैंड एंड फिंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्प्लिंटिंग। स्प्लिंट का अगर हम लोगों को यूज़ करना है तो रिस्ट, हैंड और फिंगर का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, individuals with functional active wrist extension can learn how to use tenodesis grasp to use the hand and finger to perform ADL। अब मान लीजिए टीनोडेसिस ग्रास्प आपका वो मूवमेंट नहीं आ रहा है। ओके, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ADL में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वैसे इंडिविजुअल जिसमें कि वो पॉसिबल है, वो एक्टिवली रिस्ट एक्सटेंशन वो कर पा रहे हैं, मान लीजिए उनका रिस्ट एक्सटेंशन में जा रहा है, तो वो टीनोडेसिस ग्रास्प तो वो सीख सकते हैं ना। ओके, तो ये कहने का मतलब था कि इंडिविजुअल विद फंक्शनल एक्टिव रिस्ट एक्सटेंशन कैन लर्न हाउ टू यूज टीनोडेसिस ग्रास्प टू यूज हैंड एंड फिंगर टू परफॉर्म द ADL। ओके, इंट्रिंसिक प्लस स्प्लिंट इज यूज्ड टू पोजिशन द रिस्ट इन 20 डिग्रीज एक्सटेंशन, MCP जॉइंट 80 to 90 डिग्री फ्लेक्शन, IP joint full extension or slight flexion, and thumb in natural opposition. So this position helps in reducing edema, preserve tenodesis function and prevent contracture। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डील किया है किसमें, अर्ली स्ट्रेंथनिंग एंड रेंज ऑफ मोशन में। रेंज ऑफ मोशन में मैंने बात किया कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसको इम्प्रूव करना है। तो फिर हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि स्ट्रेचिंग करते हैं तो सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग करते हैं, और यूजुअली किसका स्ट्रेचिंग किया जाता है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग किया जाता है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है तो पोजीशनिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और रेंज ऑफ मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, स्प्लिंट का भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना टीनोडेसिस ग्रास्प के बारे में। स्प्लिंट का फिर हम लोगों ने नाम जाना, स्प्लिंट का नाम क्या था, इंट्रिंसिक प्लस स्प्लिंट। ये क्या करता था, ये आपको पोजीशनिंग करने में हेल्प करता था। जैसे कि रिस्ट को ये 20 डिग्रीज तक एक्सटेंड करके रखता था, MCP जॉइंट को 80 to 90 डिग्री फ्लेक्स करके रखता था, IP जॉइंट को फुल एक्सटेंड करके रखता था या स्लाइड फ्लेक्शन करके रखता था, और थंब को नेचुरल अपोजिशन वाले पोजीशन में रखता था। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है आपका डायग्राम किसका, ये डायग्राम है आपका इंट्रिंसिक प्लस स्प्लिंट का। और ये पोजीशन आपका हेल्प करता था एडिमा को रिड्यूस करने में, जो आपका टीनोडेसिस फंक्शन है उसको प्रिजर्व करने में, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जान लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉलोइंग मसल्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जिनका स्ट्रेंथनिंग जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे कि मसल्स ऑफ स्कैपुला एंड शोल्डर इन केस ऑफ टेट्राप्लीजिया, और दूसरा है मसल्स ऑफ पेल्विक एंड ट्रंक इन पैराप्लीजिया। तो ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर आ जाता है अर्ली मोबिलिटी इंटरवेंशन। इसमें आएगा मेंटेनिंग अपराइट पोस्चर बाय यूजिंग एब्डोमिनल बाइंडर। अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया था एब्डोमिनल बाइंडर का। एंड इलास्टिक स्टॉकिंग। इलास्टिक स्टॉकिंग का डायग्राम ये है और एब्डोमिनल बाइंडर का डायग्राम ये है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग पेशेंट का जो अपराइट पोस्चर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या प्रिवेंट करता है, तो ये बेसिकली प्रिवेंट करता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को। ये वन ऑफ द सिम्टम्स है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। अब अपराइट पोजीशन को कैसे हम लोग इनिशिएट करेंगे, कैसा हमारा अप्रोच होगा, तो इट इज़ इनिशियली डन बाय एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड। तो सबसे पहले बेड का जो सिरा है उसको हम लोग एलिवेट करेंगे, उठाएंगे। जिस तरफ सर होता है ना पेशेंट का,
उस तरफ जो बेड का जो हेड होगा उसको हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे। फिर हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर का जो लेग रेस्ट होता है वो भी एलिवेटेड होता है। ओके, अब यहाँ तक अगर पेशेंट कर पा रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सिखाते हैं बेड मोबिलिटी स्किल्स, जैसे कि रोलिंग हो गया या मूवमेंट ट्रांजिशन हो गया। मूवमेंट ट्रांजिशन में क्या है, सुपाइन टू लॉन्ग सिटिंग या सुपाइन फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग, या फिर और भी अदर तरह के ट्रांसफ़र स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन, जिसमें हम लोग एडेप्टेशन के बारे में बताते हैं, चैलेंजेस के बारे में बताते हैं कि पेशेंट को किस किस तरह के चैलेंजेस से आगे चल के जूझना पड़ सकता है, और फिर हम लोग बताते हैं उसका कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग एजुकेशन बेसिकली उनके फैमिली को और पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था हमारा पीटी इंटरवेंशन इन एक्यूट फेज। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, हम लोग बात करेंगे एक्टिव रिहैबिलिटेशन के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।